नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं जो भी जीएस पेपर 1 हुआ यूपीएससी 2025 का मेंस का जो जीएस पेपर 1 हुआ उसको डिस्कस करते हैं। हालांकि ये जो वीडियो रहेगा ये लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट में रहेगा क्योंकि पेपर लिखने में 3 घंटे लग जाते हैं। 20 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जो आपने जो पॉइंट लिखा होगा वो इसमें है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि या आपने और बेटर आंसर लिखा हो। तो जो बेसिक और क्रिस्प जो पॉइंट्स है फिर उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। लेट्स कम टू द पॉइंट। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इसको लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देता है इसको। दैट्स गुड। तो यहाँ पे देखिए सेलिएंट फीचर में क्या बोला है। सेलिएंट फीचर्स देखिए यहाँ पे आपको हड़प्पा का जो आर्किटेक्चर है या फिर वहाँ का जो सिस्टम है, लाइक जो आर्किटेक्चर है या फिर स्कल्पचर वगैरह जो बनाया उन्होंने, कैसा मॉडर्न सिविलाइजेशन उन्होंने खड़ा किया। ठीक है, कैसा मॉडर्न सिविलाइजेशन उन्होंने इरप्ट किया उसको आपको डिस्कस करना। तो देखिए ये फीचर्स में क्या आ जाएगा कि इनका जो था वो सिटाडल था, सिटाडल एंड लोअर टाउन था, लोअर टाउन ये एक आ गया। ठीक है, अब इनका क्या था, वेल एस्टेब्लिश्ड वेल बिल्ड ड्रेनेज पैटर्न था, वेल बिल्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, 90 डिग्री इनका ये था, 90 डिग्री स्क्वायर हाउसिंग सिस्टम, ठीक है। इनका ड्रेनेज हो गया, ये अपना ग्रेड पाथ हो गया, वेल स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग, वेल स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पूरा है ये एकदम बेस्ट वेल स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग के ऊपर ही दिया गया कि मॉडर्न प्लानिंग सिस्टम बोला गया इसको, मॉडर्न प्लानिंग। ठीक है, मॉडर्न प्लानिंग के ऊपर दिया गया पूरा। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें पोर्ट्स वगैरह भी थे, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था। ये जो ड्रेनेज सिस्टम जो था इसमें जिप्सम का यूज किया हुआ था, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का यूज किया हुआ था। इसमें जिप्सम का यूज किया हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट्स वगैरह था इसमें, लोअर टाउन है, ये लोअर टाउन मिडल टाउन। अब इसमें देखिए आपको इसमें अगर ये थोड़ा मैप भी बना लेते हैं ना तो आपको ये मतलब ज्यादा पॉइंट मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आप अगर लोथल बना देंगे, लोथल हो गया, यहाँ पे धोलावीरा हो गया, अपने धोलावीरा में क्या हो गया था, ये टैंक सिस्टम, जो टैंक था वाटर टैंक था, ये अपने धोलावीरा में टैंक सिस्टम था, टैंक सिस्टम। ये आप इसको मेंशन कर सकते हो। जो इनका रोड का था, रोड का स्ट्रक्चर पूरा इनका ये था, अच्छा था। इन्होंने बर्न ब्रिक पूरा यूज किया था, बर्न ब्रिक्स। इनका 2 स्टोरेड बिल्डिंग था, 2 स्टोरेड बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर जो भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी था इनका। सोचिए वो टाइम पे सेकंड फ्लोर भी था। और इनका वेल कनेक्टिविटी भी था, कनेक्टिविटी विद अदर टाउन। जैसे यहाँ पे अगर हड़प्पा है, ये अपना हो गया, ये हड़प्पा हो गया अपना, यहाँ पे राखीगढ़ी हो गया, राखीगढ़ी। ठीक है, ये अपना हड़प्पा है। ठीक है, और ये अपना राखीगढ़ी है, यहाँ पे राखीगढ़ी है। तो इनका जो कनेक्टिविटी था वो भी अच्छा पॉइंट था। तो आप इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर सकते थे। ठीक है, मैं सिर्फ क्रिस्प पॉइंट में बता रहा हूँ क्योंकि पेपर अगर आंसर लिखा जाए तो बहुत ये समय लगेगा। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अब देखिए इसमें मेन क्या आ जाएगा ना,
इससे मेन आ जाएगा कि अकबर की पॉलिसीज, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज, अकबर रिलीजियस पॉलिसीज। देखिए अकबर मोस्टली टॉलरेंट था अलग रिलीजन्स के प्रति, तो टॉलरेंट का वैल्यू पूरा लिख दो। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखिए बीइंग बॉर्न इन द हिंदू हाउस, लाइक वो हिंदू हाउस में बॉर्न हुआ था, ठीक है। फैमिली उसका भले इस्लामिक था, लेकिन वो जहाँ पे बॉर्न हुआ था वो एक राजपूताना का घर था, ठीक है। फिर वहाँ से कल्चर वगैरह वो जो बड़ा हुआ, तो उस टाइम पे बहुत से सूफी सेंट वगैरह थे। तो ये आपको कि अकबर बॉर्न इन सच कंडीशन, like in such environment where there is a flourishment of Sufi ideas, भक्ति movement ideas, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। टॉलरेंस towards other religions, towards other religion, other religion. He gave the philosophy of सुलेकुल, दिन इलाही, where he discuss like interfaith discussion in इबादत खाना, interfaith discussion, and in Din Ilahi he wanted to establish a new type of religion, आप यहाँ पे ये हम मेंशन कर सकते। सुलेकुल में वही था टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट आप इनकी जो पॉलिसीज है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, कि ही बैन जिजिया बैन, pilgrimage tax ban, he was influenced by various ideas like Jainism के कुछ आइडिया से ये इन्फ्लुएंस था। जैनिज्म like slaughter of animal, कहीं पे slaughter of animals when not needed, स्लॉटर ऑफ एनिमल, ये जैनिज्म के इससे मतलब प्रभावित था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। फिर ये इनका ये डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द लाइक he established a different faith temples in his palace for Jodhabai, because he respected others religions faith, got it। ये हम मेंशन कर सकते हैं। और भी इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, ये कुछ हो गए मेजर पॉइंट्स जिसको आप अकबर के ये रिलीजन सिंक्रेटिज्म के साथ आप मेंशन कर सकते हो। लाइक राजपूत पॉलिसी भी आप इनको मेंशन कर सकते हो कि जो मनसबदारी में थे, तो उसमें लाइक ये मतलब मोस्टली वहाँ पे ये नहीं थे कि सिर्फ जो मुस्लिम है सिर्फ ये उनके लिए पोस्ट खाली, वहाँ पे बहुत से हिंदू भी थे और अकबर उनके फेथ को रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं मनसबदारी पॉलिसी में। ही डोनेटेड फॉर टेम्पल्स, ये भी लिख सकते हैं ही डोनेटेड फॉर टेम्पल्स, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो the third question is
द स्कल्पचर फिल्ड चंदेला's आर्ट फॉर्म विथ रिसिलियंट विगर ब्रेथ ऑफ लाइफ। देखिए इसमें चंदेला का आर्किटेक्चर को बेसिकली बताया गया है। चंदेला के आर्किटेक्चर में को मेंशन करना है चंदेला। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम ये वगैरह लिख लेंगे कि चंदेला का टाइम पीरियड क्या था। तो चंदेला का टाइम पीरियड हम यहाँ से 12th सेंचुरी तक लिख सकते हैं। 12th सेंचुरी लिख सकते हैं। राजपूताना, ठीक है, राजपूताना वगैरह वगैरह। तो मतलब ये हाईली मतलब जो इनका इंट्रोडक्शन जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर राजपूताना वगैरह। अब यहाँ पे लिखते हैं कि जो इसका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर यहाँ पे लिख सकते हैं अपने जो टेम्पल्स वगैरह बनाए, महादेव टेम्पल, ये कंदरिया महादेव टेम्पल, खाजुराहो टेम्पल, एंड वहां पे लिखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स, स्पेशल फीचर्स अबाउट हिज टेम्पल्स लाइक इरोक्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। टेम्पल्स में जो थे जो कि कामासूत्रा को दर्शाता था, ठीक है। कामासूत्रा इंपॉर्टेंस, एम्फेसिस, ठीक है। अब वहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो उनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर को लाइफ देता था वही जो प्योर स्कल्पचर था, स्कल्पचर लाइक त्रिभंगा पोजीशन, हाईली कर्व्ड बॉडी, हाईली कर्व्ड बॉडीज, ये हो गए। हाईली कर्व बॉडीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट्स, ये हाईली कर्व बॉडीज हो गए। उसके बाद जो भी इसमें कॉस्मिक इम्पोर्टेंस लाइक द कंटिन्यूम ऑफ बर्थ, लाइक जो ये हिंदू फिलोसॉफी में बोलते हैं कंटिन्यूम ऑफ बर्थ, continuum of life, basically the continuum of life, because the life never ends, it just बोलते ना कि जब कपड़े बदल के जो एक सोल होता है वो कपड़े बदल के जो न्यू बॉडी में आता है, तो कंटिन्यूम ऑफ लाइफ भी बताता है यहाँ पे कि कॉस्मिक इम्पोर्टेंस दिया है वहाँ पे। और हालांकि ये उस टाइम पे जो सोसाइटल नीड्स था वो भी बताता है, सोसाइटल नीड्स भी बताता है, मटेरियलिस्टिक कल्चर भी बताता है, मटेरियलिस्टिक कल्चर हो गया। और ये मतलब जो सोसाइटी में वो टाइम पे यहाँ सोसाइटल नीड्स हो गया, मटेरियलिस्टिक कल्चर हो गया। और जो भी ये अपना रिचुअल्स वगैरह क्या रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ कामासूत्रा, ये सब उसमें दिखाया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हो गए, ठीक है। हालांकि इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि ये जो भी वो अपने, लेकिन ये सब जो कुछ क्रिप्स पॉइंट है उसको लिख सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Let's come to the fourth question. How are the climate change and the sea level rise affecting the very existence of the many island nation? अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के लिए आप डाल सकते हो, डायरेक्ट तुवालू को डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज अभी तुवालू न्यूज में है। तुवालू हो गया, किरिबाती हो गया, कुछ आइलैंड, किरिबाती हो गया, मालदीव्स हो गया, तो भी इसमें इंपॉर्टेंट कि हाउ दे आर अफेक्टिंग हाउ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का रीजन लिख सकते हो कि लाइक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ग्लेशियर का पिघलना,
ग्लेशियर का पिघलना, ये सब लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें कि कैसे इफेक्ट करता है उनका जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, इस पे क्या क्या ये असर करता है। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं कि ये पॉलिटिकल में क्या इम्पेक्ट करता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में सोवरेनिटी पे अटैक करता है। सोवरेनिटी लाइक इफ तुवालू कंप्लीटली सिंक्ड, अगर बोले तुवालू इज कंप्लीटली सिंक्ड तो वो कंट्री का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना, तो फिर उसका डायरेक्ट सोवरेनिटी पे हट है। ओके, उसके बाद ये हो गया कि उसको अलग कंट्रीज में ये रेफ्यूजी लेना पड़ेगा, जैसे तुवालू को फिजी में, फिजी एंड न्यूजीलैंड हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे कंट्री में जाके बोलते हैं कि एज अ रेफ्यूजी रहना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वगैरह हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम डैमेज हो जाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न देखते हैं। एनवायरमेंटल क्या है, क्या जो वाटर रिसोर्सेज डैमेज हो जाना, वाटर रिसोर्सेज बिकॉज when the encroachment of the sea water will in the like this land, like when there will be encroachment of sea water like salty water, then there will be a shortage of clean and drinking water, shortage of clean and drinking water, let me take some space. Shortage of clean and drinking water. Next point. These are the environmental concerns like damage of mangroves and corals. These are the environmental concerns. And now look at the scientific environmental quality and economic concerns. If these countries are doing agriculture, farming, then there will be shortage of clean water for farming. The land or soil will become acidic, and this will affect their farming. This will affect their farming and agriculture sector, dairy sector. This will affect the dairy sector. Okay, now look at the different new point. So the next points are basically it's a 150 words, so we have to write a minimum word, short and brief. Now look at the solution. Solution can be like planting mangrove, raising concern at international level, like COP, Conference of Parties. Got it? So these are the like fencing for short term, fencing. Okay, fencing, because like some of the islands like Maldives is just 1.7 meter, only 1.7 meter above sea level. Above sea level. Look, Maldives, Kiribati, Fiji. These are just average 1.9 meter, something 2 meter. This mere effect. Got it? Fencing and planting mangroves. So these are the important points you can write. You can mention in the GS paper 1. So now look at the third point.
What are the non-farming primary activities? We just look at this. What are the non-farming primary activities? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss a suitable example. Discuss with suitable example. Non-farming primary activity. What could be the non-farming primary activities? Look, a non-farming primary activities can be dairy sector, mining, sericulture, apiculture, fishing. What could be else? Dairy, farming, sericulture, apiculture, fishing. Okay, so this could be the major. So now look at the points. Now how are they affected into the physiographic features? Look at the physiographic features. Got it? One more points. Minerals extraction. This could be also the primary activities. Okay, physiographic. Now look at the first, dairy. Look, India has a vast land with a cattle population. I think highest cattle population. Okay, nearly something around 400 million cattle population, exactly 392, but we can consider 400 million. These are the cattle population, dairy farming, and India is one of the largest producer of milk. Okay, one more point could be added: poultry. There is no essential point for physiographic activity in poultry, because poultry can be practiced even in the hilly region and lower region also. Okay, so let's come to the next point. So next physiography could be about minerals. And here the extraction of minerals like nickel, bauxite. These are the non-farming primary activities. Nickel, bauxite, iron, coal. These are the extraction of minerals, and this physiographical importance can be found in the Chota Nagpur region. Chota Nagpur region, Odisha, Chhattisgarh. These are the primary region. These are the primary physiographic region where you could find the importance of minerals and the extraction of minerals. What is Chota Nagpur region? So these are the points, and these are the physiographic importance. And coal specifically in Dhanbad and Chota Nagpur plateau. Got it? So now let's come to this point. And so which point left? Fishing. Next point, fishing. Look, India has a vast coastal area, 7,500 square kilometer square. Okay, these are the vast coastal area that India have, and where India can practice fishing. Globally, India comes at the second position in the fishing, in the oceanic fishing. Like fishing activities on the coastal areas like, okay, and inland fishing, India comes at position 1, first position. So fishing could be the one of the major non-farming primary activities, primary
activities. So now let's come, these are the points. Which points we are left? Primary fishing. Now let's come to the sericulture. Sericulture, where the silk is grown. Silk. Basically, there are 4 to 5 types of silk, and India grows all of them. Mulberry, oak tussar, and many more, etc. Okay, and India grows all of them, and these are basically in the northeastern region. Sericulture. Apiculture. Here the honey is being collected. Honey, and this could be practiced in the region of hilly area, specifically hilly region, where the importance of agriculture is less, because in the hilly region you cannot practice agriculture, farming. Okay, so you can practice their apiculture. So these are the important points you can mention in this. What are the non-farm primary activities? How these are activities related to the geography, physiographic features in India? You can mention these points. Okay, now let's come to this point. Explain briefly the ecological and economic benefit of solar energy generation in India with suitable example. Ecological and economic benefit. Look, here we can add some points like what are the ecological benefit, and the next point, economic benefit. Okay, economic, we can divide the points. Economic benefit. Look, what are the ecological points can be? Reduction of emission. This can be the ecological point. Reduction of emission, reducing solid waste management, reducing solid waste management. And what are the more ecological features, like controlling pollution, ecological and economic benefit of solar energy generation. There could be the economic. In the economic point, you can mention the employment, agriculture benefit, like example PM Kusum, where the use of solar water pump is being used in the village for the irrigation purpose. So this could be the economic importance of this solar energy generation. And one more, the ecological benefit can be controlling pollution or reducing the solid waste management, reduction of emission, and controlling pollution. This point over. What else we can add here? Explain briefly ecological economic benefit of solar energy generation in brief Indian society. Controlling pollution, reducing ecological benefit, reducing solid waste, reducing of emission. Ecological importance, reducing space, less damage of natural resources, like for the extraction of minerals and coals, we extract and damage the resources. Okay. Less damage of natural resources, because during the extraction of the coal, we damage much of the forest, we clear the forest, got it? So this could be the point, less damage to the natural resources. This could be the ecological point we can add here, less damage to the natural resources. Okay, so what else? Controlling pollution, reducing space, less damage of the natural resources. Okay,
What else we can add here in ecological? For example, controlling river pollution, controlling river pollution, river pollution. And here in the economic sector we can add we already added employment, agriculture, and one more thing we can add to the economic, like reuse, recycle, okay, diversification, we can add here diversification of different sectors, here you can add PM Gati Shakti points you can add here. Okay, the economic of the solar, here solar energy generation, and you can add here in the economic sector like International Solar Alliance, you can add this point to the international relation, where majority of the countries are part of this, approximately 114 plus, more than 114 countries are part of International Solar Alliance. Okay, majority. So guys, these are the 6 questions. And this is the first part of this video. I will make this video in 3 parts. Okay, so these are the first part where I discuss all the 6 questions. In the next part, I will discuss I will discuss these points. These are the next part. Okay, thank you guys.